गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास पे डिफरेंट मूवमेंट्स को देखा था जो कि छोटा मोटा रेबेलियंस था बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इससे एक पहले यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है इसका अपराइजिंग का बारे में। तो इसीलिए ये शायद आप लोग को कभी यूज़ में आ जाए एग्ज़ाम कहीं पे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये आनंद मत आ सकता है इन द एलडीसी एग्ज़ाम एंड ऑल। जो भी एपीएसएसबी का जो एग्ज़ाम्स है उसमें ये जो आनंद मत जो आ सकता है। एंड और एक ये था यहाँ पे एक स्लाइटली हमसे कुछ मिस्टेक हो गया था। जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम जो कि आनंद मत में एक पोएम था, उसको बाद में इनकॉर्पोरेट कर दिया बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हम बताया था। तो उसमें हम डेट 1837 बताया था, ये गलत है क्योंकि 1837 तक कांग्रेस आया नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये 1937 होगा। तो ये इसको आप करेक्शन कर लीजिए। और 1937 में जो आईएनसी है इट इनकॉर्पोरेटेड दिस एज ए नेशनल सॉन्ग। ये जो वंदे मातरम है इट वाज इनकॉर्पोरेटेड एज ए नेशनल सॉन्ग। तो ये था। और हम लोग उसका बाद द रिवॉल्ट ऑफ 1857 तक आ गया था और डिफरेंट कॉजेस देखा था, इकोनॉमिक कॉजेस से लेके पॉलिटिकल कॉजेस, सोशियो रिलीजियस कॉजेस। तो ये सब आपका डायरेक्ट एमसीक्यू वाला क्वेश्चन में आने का चांस नहीं है, बट अगर मेंस का कुछ क्वेश्चंस है वहाँ पे ज़्यादा आने का चांस है कि व्हाट वेर द कॉजेस दैट लेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ऐसा आ सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा एंगल नहीं बनता है कि जो कॉजेस है इससे कुछ क्वेश्चंस आने का इतना एंगल नहीं बनता है। लेकिन जो हम लोग बाद में देखा है कि कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये पहले तो बेहरामपुर से इसका स्टार्ट होता है जो रेबेलियन का, और ये कार्टरेज को इसको यूज़ करने से मना कर देता है। तो ये बेहरामपुर से शुरू होता है, देन बारकपुर that is in Kolkata, then Awadh and Meerut में finally 10 May में they start to the soldiers started to march towards Delhi। और उस समय में जो यहाँ का बादशाह होता है, मुग़ल बादशाह, that is बहादुर शाह, जाफ़र इज his pen name। तो आप सिर्फ बहादुर शाह उसका असली नाम था। तो बहादुर शाह जाफ़र इसलिए यूज़ करता है क्योंकि याद रखने के लिए इजी है, बहादुर शाह जाफ़र। जाफ़र इज एक्चुअली हिज पेन नेम। सो बहादुर शाह जो होता है, जब यहाँ पे पूरा उसका वहाँ पे इसको एक पूरा इंडिया का मुग़ल इसको घोषित कर देता है, वहाँ पे जो रेबेलियंस होता है। एंड बहादुर शाह जाफ़र ये एक लेटर लिख के जितना भी यहाँ पे रूलर्स है एंड चीफ्स है, ये सबको एक साथ एक इंडियन कन्फेडरेसी में आने के लिए बात करता है। एक साथ जितना भी इंडियंस है सब आके ब्रिटिश रेजिम को हटाना है, तो ये अपना लेटर में लिखता है। तो हम लोग आज देखेगा द स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट एंड हाउ द मूवमेंट वाज सप्रेस्ड एंड व्हाट इम्पैक्ट इट हैड इन इंडिया। तो ये अभी देखिएगा। सो लेट्स सी द स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट। सो बहादुर शाह जफर ये दिल्ली में था एंड यहाँ का ओवरऑल कमांड ले लिया था बाय बख्त खान। His name was
सूबेदार भक्त खान, he took the overall command and he was made a general and took the overall command. And in कानपुर में हम लोग जब मराठा पढ़ रहा था तो देखा था कि बाजीराव टू इसको बाद में कानपुर भेज देता है। एंड कानपुर में ये अपना एक एडॉप्टेड सन, उस नेम वाज दोंदो पंत और नाना साहेब, ये इसको अपना सक्सेसर बनाना चाहता था। बट ब्रिटिश का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स पॉलिसी से किसी अलग अपना खून को छोड़ते हुए अलग को आप राजा नहीं बना सकता है और सक्सेसर नहीं बना सकता है। तो ये था बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स लगा के नाना साहेब को कानपुर से निकाल दिया था। ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द कानपुर एंड दैट इज़ वाई जो नाना साहेब है ही रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज एन एग्रेसर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फ्रॉम कानपुर। तो कानपुर में नाना साहेब था एंड ही वॉज द सन ऑफ द लास्ट पेशवा, दैट इज बाजीराव टू। एंड ही वॉज नॉट हिज बायोलॉजिकल सन। एंड यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स लगा के इसमें नाना साहेब को, एंड नाना साहेब अदर नेम इज दोंदो पंत। नाना साहेब को इसको मना कर देता है एक सक्सेसर बनने से। तो दैट इज वाई ही रिवोल्ट फ्रॉम कानपुर। एंड फ्रॉम लखनऊ से बेगम हजरत महल, तो बेगम हजरत महल शी वॉज द क्वीन ऑफ नवाब वाजिद अली शाह ऑफ अवध। ठीक है, तो बेगम हजरत महल ये अवध का जो वाजिद अली शाह है इसका बीवी होता है। और इन 1856 ईस्ट इंडिया कंपनी annexed अवध। It means the Awadh was captured by East India Company, and this led to exile of वाजिद अली शाह टू कलकत्ता। तो इसका एक आर्टिकल भी छपा था इंडियन एक्सप्रेस में, शायद 1-2 तारीख का डेट वाला इंडियन एक्सप्रेस में। इसका एक एक्सप्लेन सीरीज होता है इंडियन एक्सप्रेस में, इसका उसका लाइफ कलकत्ता में कैसा था, तो ये वहाँ पे लिखा हुआ था। तो कलकत्ता में इसका कुछ लाइफ इतना, हालांकि इसको सब ये दे रहा था, सब उसको फैसिलिटीज़ दे रहा था। 1 लाख का इसका पेंशन था और सब नौकर चाकर सब था। बट जैसा एक राजा, एक नवाब को रहना चाहिए, ऐसे इसका लाइफ नहीं था। और बाद में ये डेब्ट में भी आ गया। तो ये वो आर्टिकल में छपा हुआ था, तो वो अलग बात है। तो यहाँ पे जो अवध था, अवध was annexed, and that is why Nawab Wajid Ali Shah was forced to
he was forced to exile to कलकत्ता। तो यहाँ पे बेगम हजरत महल अपना जो इन्फेंट चाइल्ड होता है, नॉट इन्फेंट बट नॉट माइनर चाइल्ड को अपना गद्दी में रखते हुए ही शी प्रोक्लेम्स द नवाबशिप ऑफ हर सन। तो यहाँ पे बेगम हजरत महल लखनऊ से ये रिवोल्ट को छेड़ रहा था। एंड फ्रॉम बरेली it was खान बहादुर खान तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ भी दिखाई दे रहा है कि ये जो रिवोल्ट है, रिवोल्ट कहाँ पे हो रहा है? इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, इन द गंगा वैली ओनली। यहाँ पे सिर्फ ये रिवोल्ट जो एक रिवोल्ट हो रहा है और बाकी जगह पे ये नहीं हो रहा है। इन आरा it was जमींदार ऑफ जगदीशपुर। उसने was कुंवर सिंह। and from फैजाबाद it was मौलवी अहमदुल्ला। and from झांसी we know already झांसी का वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई ही डाइड फाइटिंग इन झांसी। तो इसका भी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी था जो रानी लक्ष्मीबाई का था। इसका जो किंग था इट वाज गंगाधर राव, राजा गंगाधर राव। एंड आफ्टर हिज डेथ दे हैड एन एडॉप्टेड सन एंड दैट सन्स नेम वाज आल्सो गंगाधर राव। तो इसको गद्दी पे जब इसको सक्सेसर बनाने करता है तो इट वाज नॉट legitimized by the Britishers। और that is why झांसी से भी ये रिवोल्ट छेड़ता है बाय रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, तो द किंग हियर वाज राजा गंगाधर राव। and her adopted son was also गंगाधर राव। एंड यहाँ पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स से इसको राजा मानने से इनकार कर देता है बाय द ब्रिटिशर्स। एंड लेटर ऑन दिस रिवोल्ट झांसी, जो झांसी है यहाँ पे इसको रानी लक्ष्मीबाई इज जॉइंड बाय तांतिया तोपे। ये था डिफरेंट एरिया में जो रिवोल्ट छिड़ गया था अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन हम लोग देखते हैं ब्रिटिश लोग पूरा साउथ तक फैल गया था, मैसूर वैसूर, उसका बाद
जो महाराष्ट्र एरिया जो हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, ये सब एरिया में था। बट यहाँ पे जो रिपोर्ट हो रहा है ये सिर्फ हम लोग को जो नॉर्दर्न पोर्शन, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, यहीं पे सिर्फ दिखाई दे रहा है। एंड इट वाज ड्यूली सप्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसका सप्रेशन कैसा हुआ, लेट्स सी दैट। द सप्रेशन ऑफ रिवोल्ट। तो इसको भी हम लोग जो अभी जैसा एरिया वाइज देखा है ऐसे ही एरिया वाइज देखेगा। फर्स्ट वाज दिल्ली, वेयर बहादुर शाह जफर was proclaimed as the बादशाह ऑफ इंडिया। जैसे पहले मुगल सिस्टम में चलता था, हालांकि वहाँ अलग किंगडम्स भी था, बट सब लोग अपना ट्रिब्यूट पे करता था उसको। तो यही सिस्टम अभी लाने का कोशिश कर रहा था, बट इट वाज फेल्ड। एंड इन दिल्ली John Nicholson was leading the British army, and in 20 September 1857 he captured Zafar और बहादुर शाह, and was taken as a prisoner to Rangoon, and exiled to Rangoon. And then he also shot his and his two sons were also shot to death, was killed. In Kanpur, Sir Colin Campbell defeated Nana Sahib. In 6 December 1857 and defeated Nana Sahib और दोंदो पंथ। Jhansi was led by Sir Hugh Ross, and in Lucknow in the early attempt, Lucknow was the Britishers were not successful to annex Lucknow, but later on it was captured. So early attempt was made by Sir Henry Hemlock and James Outram. This will be capital letter
आउटरन, एंड ये अर्ली अटेम्प्ट में अनसक्सेसफुल होता है, बट लेटर कॉलिन कैम्बेल, सर कॉलिन कैम्बेल captured लखनऊ एंड इसी तरह दिस होल मूवमेंट वाज सप्रेस्ड। तो इसका सम ऑफ द कॉजेस क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जितना भी एरियाज है ये सब यूपी का एरिया एंड दिल्ली एंड आरा इज इन बिहार। तो यही एरिया पे इसका जो कंसंट्रेशन है यहीं पे दिखाई दे रहा है। तो देयर वाज एन एब्सेंस ऑफ ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन, कैन से causes of failure, absence of all India participation, and British had more advanced weapons। ब्रिटिश का पास ज़्यादा अच्छा इक्विपमेंट्स था, वेपन्स था, और जो ब्रिटिशर्स था वो लोग का आर्मी वेल ऑर्गेनाइज था। बिकॉज जो हम लोग का इंडियंस का जो सोल्जर्स लोग होता था तो इसमें एक रेगुलर पेमेंट वाला सिस्टम नहीं था, लेकिन जो ब्रिटिशर्स था वो लोग एक स्टाफ जैसा था। मतलब वो लोग को जस्ट आर्मी तो आर्मी का काम करना है, तो एक डिसिप्लिन में रहना है। तो ये सब ब्रिटिशर्स आर्मी में था। लेकिन इंडियन आर्मीज में क्या है कि आप आर्मी में हैं तो आपको एक ज़मीन दे देगा, आप वहाँ खेती कर रहे हैं तो कहीं बैटल हो रहा है तो चलो आप आर्मी है, आइए बैटल कीजिए। तो ऐसा टाइप का एक अरेंजमेंट था उस समय में। That is why they were more well disciplined and well organized, and the equipments and the weapons were also more well developed when we compare to the Indian counterpart. You can say poor arms and poorly organized। And the main thing was that some of the rulers of India, like some clans of Marathas like Sindhia and Holkar and the Nizam of Hyderabad, they helped the Britishers in suppressing this revolt। Rulers like Sindhia, Holkar and Nizam, they all helped Britishers in suppressing this revolt। तो अभी तक जो 1857 का रिवोल्ट है ये एक लेसन था ब्रिटिशर्स के लिए। वो लोग के लिए ये लेसन था कि इंडिया को ऐसा रूल नहीं कर सकता है, वहाँ पे ज़बरदस्ती सब कुछ वो लोग का ऊपर थोप के ऐसे रूल करने से बार बार रिवोल्ट, ऐसे सेम टाइप का रिवोल्ट आ सकता है और ब्रिटिश रूल
कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो इंडिया में रूल करना है तो थोड़ा घुल मिलना पड़ेगा यहाँ का जो राजा है, प्रजा है। तो ये ये बात में ये लोग रियलाइज़ किए। तो उसका बाद इसका इम्पैक्ट हम लोग को देखने मिलता है इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 which is also called the Act of Good Governance in India। तो ये हम लोग पहले पॉलिटी में पढ़ लिया था। तो पहले जो एनेक्सेशन करने के लिए जो कर रहा था, लाइक सब्सिडरी अलायंस था और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ये सब क्या एक बहुत हार्श रूल था। तो वो सबको अभी वो छोड़ देगा एंड जो वहाँ का रूलर्स है, प्रिंसली स्टेट्स है, वो लोग को कुछ टर्म्स में फ्री छोड़ देगा और अभी एनेक्स करने का कोशिश नहीं करेगा, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रिटिश का अंदर रहेगा। तो ये अरेंजमेंट एक बना दिया ये लोग। दिस इम्पैक्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट एंड एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस, ये भी इसको, ये एक्ट का दूसरा नाम ये भी है। और इस समय में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था, वो उसको पहले क्या बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, वो बंगाल का एरिया में जो गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। तो इस समय तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चला रहा था। नाउ दैट हैज़ चेंज इनटू वाइसरॉय ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल was made वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो ये एक्ट का जितना भी ये था, हम लोग पॉलिटी में इसको देख लिया था डिटेली। एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया था, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, वो अभी डायरेक्ट कहाँ चला गया, टू द पार्लियामेंट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट का साथ डायरेक्ट इसका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो वो लोग अभी संभालेगा। एडमिनिस्ट्रेशन को हम शॉर्ट में ये लिख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया was passed into the British Parliament and a Queen। तो ये लोग का जो क्वीन है, हम लोगों का प्रेसिडेंट जैसा है। कुछ भी यहाँ से जो भी एक एक्ट पास होगा, तो इसका क्वीन का एसेंस चाहिए होता है, लाइक आवर प्रेसिडेंट। तो दैट इज़ वाई क्वीन इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। और ये दोनों साथ में एक साथ ही, जैसा प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट चलता है, ऐसा ही चलता है। एंड यहाँ पे एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक पोस्ट बना है। और ये सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को हेल्प करने के लिए इसका 15 मेंबर होगा।
15 members. And the doctrine of lapse, जो कि डलहौसी लेके आया था, it was also withdrawn. And the princely states of India were promised that there will be no further annexation of their territory. Princely states were assured against any future annexation as well as there was an increase of white soldiers. Or the soldiers belong to the यूनाइटेड किंगडम, तो वहाँ से जो भी सोल्जर्स आएगा वो उसका नंबर्स को और बढ़ा दिया. तो ये था द होल रिवॉल्ट ऑफ 1857. रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हम लोग का हिस्ट्री का, बट इससे जो प्रीलिम्स के लिए इतना क्वेश्चंस ऐसे आ सकता है, विच एरिया was represented by whom, ये आ सकता है, और which Mughal ruler was ruling and whose period, in which Mughal kings, Mughal emperors period this particular 1857 revolt of 1857 occurred. That type of question can be expected, but यहाँ से ये ओवरऑल एक मेंस के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके, क्योंकि ये एक यहाँ पे एक लंबा चीज़ है, यहाँ पे इतना फैक्ट्स इतना ज़्यादा नहीं है, और ये क्वेश्चंस भी आ सकता है कि which act was passed after 1857, और it was Government of India Act 1858. This act was is also called as Act of Good Government in India. तो ये था the whole 1857 revolt of 1857. Now let's see the socio-religious reform that happened during this British rule. Socio-religious reform movement. Which was on societal level, और ये लोग का ज़्यादातर ये पॉलिटिकली इतना इन्वॉल्व नहीं था ये. इसमें जब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का बात आएगा तो इसको इट इज़ कंफ्यूज्ड विद भक्ति मूवमेंट बाय सम, लेकिन ये भक्ति मूवमेंट अलग है, ठीक है. भक्ति मूवमेंट मिडिवल पीरियड में हुआ था, मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है ये, और ये भक्ति मूवमेंट अलग चीज़ है. ये अभी हम लोग जो जैसे कि ब्रह्मो समाज, ये सब राजा राम मोहन राय, आर्य समाज, ये सब बात करता है, वो सब हम लोग जो अभी बात करने वाला है डेट इज़ इन मॉडर्न इंडिया. जो ब्रिटिश का समय में जो हुआ है, उस समय में जो सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स आया उसका बारे में हम लोग देखेगा. और ये भक्ति मूवमेंट अलग था, ये भी सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ही है, लेकिन यहाँ पे मिडिवल टाइम में जो जैसे कि शूद्रास हो गया,
और बाकी छोटा जाति का हो गया, तो वो लोगों को जो सोसाइटी में एक जगह नहीं मिलता था, एक वो लोग का दे वर डिस्क्रिमिनेटेड। तो इसी को लेके एक भक्ति मूवमेंट निकला था जहाँ पे ऑल आर इक्वल। ये एक प्राइमरी टीचिंग था ये भक्ति मूवमेंट का। हालांकि अगर हम माइन्यूटली देखने से इसमें भी भक्ति मूवमेंट में भी बहुत सारा है, लाइक निर्गुणा सौगुणा हो गया। निर्गुणा सौगुणा मतलब सौगुणास आर द प्रीचर्स हु preaches that God has no form। तो ये आप कबीरदास का दोहा में देखा होगा। तो कबीरदास could be said that he was a सौगुणा पोएट। और निर्गुणा में आप क्या है वो लोग का मेन फिलोसफी कि वहाँ पे डायरेक्ट किसी, जैसे कृष्णा का भक्ति कर रहा है तो कृष्णा का भक्ति करेगा, या राम का भक्ति कर रहा है तो राम का भक्ति करेगा। तो ये था निर्गुणा। तो ये भक्ति मूवमेंट का पार्ट है, हम लोग उसको नहीं देख रहे हैं, और आप लोग इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। So the most important movement was Brahmo Samaj। ब्रह्मो समाज ये यूडीसी एग्जाम में लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा हुआ ये क्वेश्चन आया था। इट्स फाउंडर वाज राजा राम मोहन रॉय। एंड ब्रह्मो समाज से पहले यहाँ पे दो सभा था, और वो दो सभा का बात ही ये ब्रह्मो समाज इट केम इनटू बीइंग। इन द स्टार्टिंग देयर वाज आत्मीय सभा, इन 1814। ये डेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप बस ये जानना चाहिए कि ये ऑल जो ब्रिटिश रूल है उसका अंदर में ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट ये रिफॉर्म मूवमेंट्स आया था, इतना जानने से हो जाएगा। तो फर्स्ट वाज आत्मीय सभा, देन ब्रह्मो सभा, and later on after this Brahmo Sabha came into being in 1830। और इसका जो मेन टीचिंग्स था ये मेनली सूफीज़म हो गया, एंड भक्ति, क्रिश्चियनिटी, लिबरल थॉट्स, ये सबसे प्रेरित था इसका। लेट्स सी द इन्फ्लुएंस। और जो मॉडर्न ये है लाइक मॉडर्न लैंग्वेजेस लाइक साइंस, इसका बढ़ावा दिया था राजा राम मोहन रॉय ने। इट वाज एंटी आइडोलरी, मीन्स जो आइडल वर्शिप है, आइडल वर्शिप जो मूर्ति पूजा को ये नहीं मानता था। एंड सूफीज़म से प्रेरित था। और जो भक्ति मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट ये क्या है, हिंदू साइड का है, ठीक है। तो ऐसे ही सेम फिलोसॉफी हम लोग को जो मुस्लिम काउंटर पार्ट में दिखाई देता है, दैट इज सूफीज़म। तो ये दोनों बहुत सिमिलर है, जो भक्ति एंड द सूफीज़म। एंड क्रिश्चियनिटी
and liberal thoughts. तो लिबरल थॉट्स में ही ये आ जाएगा कि जो सती नहीं होना चाहिए, मतलब मेन एंड वुमेन आर सेम, और that is why they talked about abolition of sati. In his journals, and the journal name was जर्नल जो आप समझ सकते हैं, एक किताब, मैगजीन, जो भी अपना आइडियाज आप बाहर ला रहा है, दैट इज जर्नल्स. संवाद, कुमुदी, एंड परसेप्ट ऑफ जीसस. And Raja Ram Mohan Roy, he also established Vedanta College. वेदांता भी एक इंडियन फिलोसॉफी है, ठीक है, जो वेद का रिलेटेड जो फिलोसॉफी है, दैट इज कॉल्ड वेदांता. एंड ही ऑल्सो रोट अ बुक नेम ए गिफ्ट ऑफ मोनोथिस. थेइस्ट मतलब क्या है? थेइस्ट मतलब जो भगवान को मानता है. एथीस्ट मतलब जो भगवान को नहीं मानता है. मोनोथेइस्ट मतलब क्या है? एक ही भगवान को जो मानता हो. तो एंड दिस बुक वाज published in Persian also, and the Persian version is called Tuhafat ul Mumaddin. And this follower of this Samaj was the other important leaders were Devendranath Tagore, and Kesab Chandra Sen. Later on, Devendranath founded his own Samaj. Okay. Later on, he founded
आदि ब्रह्म समाज, एंड तत्वबोधिनी सभा। And Keshav Chandra Sen, he founded Indian Reform Association. Next one is Pratna Samaj. And the founder of Pratna Samaj was M.G. Ranade. Arya Samaj. Was founded by Dayanand Saraswati. And the main teaching of Arya Samaj was they wanted to go back to the Veda system. The main aim was to go back to the Vedas. But they have slightly changed this. तो हम लोग जो ऋग्वेदिक पीरियड में क्या देखता है कि वहाँ पे जो वर्ना सिस्टम था, इट वॉज देयर, बट वो एक हेरिडेटरी नहीं था। तो ये चीज़ को ये लोग यहाँ पे लाने का कोशिश किया कि जो वर्ना सिस्टम होगा, इट वोंट बी हेरिडेटरी एंड determined by, it will be determined by merit. एंड जो भी प्रैक्टिसेस था, ये लोग भी जो जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी का अंदर में है। तो ये एंड चाइल्ड मैरिज और विडो रीमैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, ये सबको ये लोग बढ़ावा दिया एंड दे अपोज untouchability and caste discrimination. Support widow remarriage and intercaste marriage. तो आर्य समाज में एक मूवमेंट छह रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा। दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड the Shuddhi movement. This was called Shuddhi movement
ये शुद्धि मूवमेंट में क्या होता था, जो भी पहले हिंदू से मतलब अलग कन्वर्ट हो गया था, उसको फिर से हिंदुइज्म में लाने का ये एक मूवमेंट था। तो टू कन्वर्ट it was to convert non-Hindu to Hinduism. आर्य समाज, Ramakrishna Mission now. Ramakrishna Mission, the founder of Ramakrishna Mission was Swami Vivekananda. And his guru name was Krishna Paramhansa, Ram Krishna Paramhansa. तो जो भी गुरु राम कृष्ण परमहंसा का ये है टीचिंग्स है, इसी को ये स्वामी विवेकानंदा फैलाता है। डेट इज वननेस ऑफ ऑल रिलीजन, इसका मेन आइडिया यही था। तो स्वामी विवेकानंद का रियल नाम सब जानता ही होगा आप लोग। इसका असली नाम जो था नरेंद्र दत्त। was his original name. और इसका जो मेन आइडिया था that is all religions are same। तो ये आप यहाँ का जो आरके मिशन है हॉस्पिटल, वहाँ का वॉल्स में भी दिखाई देगा कि वहाँ पे सब धर्म का जो सिम्बल्स है वो लगाया हुआ है। तो यही इस लोग का मेन आइडिया था, that every religion is same। And this Swami Vivekananda, he attended the Parliament of Religion in Chicago। तो आप बीके भी स्टूडेंट है तो ये सब पूरा आपको आप जानता ही होगा। इन 1893 और उसका जो संबोधित किया था उसने, जो वहाँ का जो भी वो पार्लियामेंट में आया हुआ था, तो हिज लाइन्स वेयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो ये एक इसको बहुत फिर से कोट करता है। And he released some papers also, Prabodhana
BHU ये प्रबोधना भारता, it was in English, and Udbodhana was in Bengali. और एक सिस्टर निवेदिता नाम था इस यहाँ पे जो इसका मैसेज को फिर से इसका मरने के बाद इसका मैसेज को फैलाया. शी वॉज एन आयरिश लेडी, इसको सिस्टर निवेदिता जिसको बोलते हैं, एंड हर रियल नेम वॉज, शी वॉज एन आयरिश लेडी एंड रियल नेम वॉज Margaret Noble. She is known as Sister Nivedita. धर्म सभा इट वॉज, जो धर्म सभा था, इट वॉज द काउंटर ऑफ ब्रह्म समाज. ठीक है, दे वेर द कंजर्वेटरी आइडियाज वेर प्रोमोटेड बाय देम. कंजर्वेटिव आइडियाज वेर मोस्टली प्रीच बाय देम. तो ये लोग क्या था, दे वेर द काउंटर ऑफ ब्रह्म सभा. And that is why they protested all the idea of equality and equal right for women. तो ये सब का जो आइडिया था, it was propagated by them. They protested to reforms and tried to protect the orthodoxy or the conservative ideas what was prevailing back then. तो ये था जो धर्म सभा था. इट वॉज बाय, आज का बजरंग दल समझ सकता है आप इसको. बजरंग दल, RSS, राजा राधाकांत देव. परमहंसा मंडली. आप लोग को कोई अगर RSS से जुड़ा हुआ है तो बोल दीजिए, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करेगा. परमहंसा मंडली was the founder were Dadoba Pandurang and Bal Shastri Jabadekar. देवा समाज
तो इसका जो वेदा समाज जो था, वेदा समाज, तो ये सेम ब्रह्मो समाज जैसा इसका आइडियाज था, बट दे वेर इन द साउथ साउथ जो साउथ इंडिया है उसमें ये लोग फैला हुआ था. डेट इज वाई दे आर कॉल्ड अ ब्रह्मो समाज. ब्रह्मो समाज ऑफ द साउथ. Founder name was Sridharlu Naidu. Young Bengal movement. The founder name was Henry Vivian Deraggio. And his paper were Calcutta Gazette and Indian Gazette. और कलकत्ता गैजेट एंड इंडियन गैजेट. तो इसको आप लोग जो फर्स्ट पेपर ऑफ इंडिया था, द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, उससे कंफ्यूज नहीं करना है. द फर्स्ट newspaper of India was Bengal Gazette, and it was printed by James Hickey. ठीक है, तो हिक्कीस बेंगल गैजेट बोलते हैं, हिक्कीस बेंगल गैजेट. तो ये था फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया. इसको आप यहाँ से कंफ्यूज नहीं करना, ये ऑप्शन में ये सब आ जाने से. फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया है. इसका जो मालिक था, जो इसको प्रिंट करता था, एंड द एडिटर यू कैन से, और द ओनर ऑफ द न्यूज़पेपर वाज जेम्स हिक्की, एंड द नेम ऑफ दैट पेपर वाज बेंगल गैजेट. तो इससे जो अगर ये कभी पूछ दिया तो इससे इसको कंफ्यूज नहीं करना. नामदारी मूवमेंट. भाई बालक सिंह and Baba Ram Singh. Indian Reform Association. इसका बारे में बात कर चुका था, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का. केशव चंद्र सेन
नाउ जो इम्पोर्टेंट वाला है दैट इज थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी था, ये जो ईस्टर्न मतलब जो हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज बोलता है और इस तरफ का जो एशियन है इसको ईस्टर्न बोलता है। तो जो ईस्टर्न में जो भी आइडियाज़ था रिलीजियस आइडियाज़, ये सबको इनकॉर्पोरेट करता था, ये सब आइडियाज़ को लेता था और इसको वो लोग एक अपना लाइफ में लाने का कोशिश करता था, द थियोसॉफिकल सोसाइटी। और ये यूएसए में था शुरुआत में, बट लेटर ऑन जब एनी बेसेंट इंडिया आता है तो इसको ये थियोसॉफिकल सोसाइटी को इंडिया लेके आ जाता है ये, ठीक है। तो इनिशियली इट वाज बेस्ड इन न्यूयॉर्क and it was founded by Madam H.P. Blavatsky and Colonel H.S. Olcott। तो ये लोग जो ईस्टर्न आइडियाज़ था ये लोग इसका आइडियोलॉजीज को फॉलो करने का कोशिश कर रहा था, बट लेटर ऑन द हेडक्वार्टर इज शिफ्टेड टू तमिलनाडु। And it was called the Theosophical Society of India, and it was run by Annie Besant। Annie Besant is famous for one more movement, that is home rule, उसको हम बाद में पढ़ेगा, ठीक है। तो जो भी ये हिंदू से रिलेटेड, हिंदू या बुद्धिज्म जो भी ईस्टर्न आइडियाज़ था, इससे ये लोग ज़्यादा प्रेरित था, दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस ईस्टर्न कल्चर्स। सर्वेंट ऑफ इंडिया, सोसाइटी, जी.के. गोखले और गोपाल कृष्णा गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे दो है, लाइक भारत स्त्री मंडल, सराबाला देवी, चौधरानी, and it was based in Kolkata।
and there was one more women association, whose name was Indian Women's Association. और ये एनी बेसेंट was the founder of this. खुदाई खिदमतगार जो खुदाई खिदमतगार था, ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वहाँ पे ये लोग एक्टिव था। एंड ये इसमें एक फ्रंटियर गांधी बोलता है जिसको खान अब्दुल गफ्फार खान ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मतलब ये आ सकता है, ठीक है, इसको याद रखिए। ही इज ऑल्सो टर्म एज फ्रंटियर गांधी। गांधी जी से याद आया, देखिए ये गोपाल कृष्ण गोखले जो है, ही इज कॉल्ड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, ही इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ मेंटर, और यू कैन से मेंटर और टीचर और गुरु ऑफ महात्मा गांधी। तो ये बात भी याद रखिए, महात्मा गांधी देख के याद आ गया। सो एनीवेज, जो खुदाई खिदमतगार है, ये लोग नॉन वायलेंस प्रीच करता था, नॉन वायलेंस, दे यूज्ड टू प्रीच नॉन वायलेंस। एंड they were also called as the red shirt movement. This Khudai Khidmatgar were also called as the red shirts movement because the way they used to dress up. तो जो red shirt था, it was the main uniform of the खुदाई खिदमतगार्स। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ये भी बहुत अगेंस्ट था पार्टीशन का समय में। इवेंचुअली जब पार्टीशन हुआ है तो ये चूज़ किया है कि वो अपना जो पाकिस्तान का जो प्रोविंस है वहीं पे जाके वो बस लेगा। तो पश्तून एरिया है, खैबर पश्तून एरिया, तो वहाँ से ये बिलोंग करता था। और बाद में इसका जो पाकिस्तानी से इसको शायद उसका बाद कुछ केस वेस में भी इसको जेल में डाल दिया था। तो आफ्टर गोइंग टू पाकिस्तान, तो ही इज़ एन इम्पोर्टेंट फिगर, तो आ सकता है ये। और ये लोग का यूनिफॉर्म वाज रेड, that is why they were also called as the red shirt movement. It is also called the red shirt movement. एंड और एक रह जाता है सत्यशोधक। समाज, इट वॉज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले। तो आपको यहाँ पे जो जितना रिफॉर्म्स देखा है
उसमें से ये ब्रह्मो समाज इम्पोर्टेंट है, एंड प्रार्थना समाज और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, आर्य समाज, और आर्य समाज में शुद्धि मूवमेंट, और रामाकृष्ण मिशन को तो आप जान ही जाएगा, एंड यंग बंगाल मूवमेंट, इसको देखिए, एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी, देन दिस खुदाई खिदमतगार एंड सत्यशोधक समाज, ये सब आने के लिए, एंड ऑल्सो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि ये गांधी जी का एक पॉलिटिकल मेंटर था है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, एंड सत्यशोधक समाज, ये इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लोग आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोग एक क्वेश्चन तो देख लिया था, यूडीसी में आया था यहाँ से, डेट वाज द ब्रह्मो समाज। तो जल्दी से हम लोग चलिए आज द इंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो नींव रखा था इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये कैसे हुआ था, तो इसका जो इनिशियल स्टेज है इसको देख लेगा। ओके, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अभी जब आ गया, तो आपको अभी से इसका क्रोनोलॉजी को अभी आप अच्छा से याद रखना है, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बाद क्या क्या कौन सा मूवमेंट हो रहा है, ये पूरा क्रोनोलॉजी अच्छा से याद रखना है। और दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नेशनल मूवमेंट। जहाँ पे एक मास पार्टिसिपेशन होता है, वी कुड सी ए लार्ज पार्टिसिपेशन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका जो इंसेप्शन है ये होता है इन द ईयर ऑफ 1883। तो यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन 1885 को है, ठीक है, ये बात को भी याद रखिए, उसको हम लोग डिस्कस करेगा। एंड नाउ यहाँ पे देख लीजिए 1883 को यहाँ पे एक नेशनल कांग्रेस होता है, नॉट कांग्रेस, कॉन्फ्रेंस। एंड इसका पीछे, ये कॉन्फ्रेंस कराने का पीछे, इट वाज द मेन आर्किटेक्ट और द मेन brain behind this national conference was Surendranath Banerjee, and Anand Mohan Bose। और ये कॉन्फ्रेंस जस्ट यही होता है कि जो अभी इंडिया में चल रहा है, द प्रॉब्लम्स एंड द प्रॉब्लम्स फेस बाय इंडियंस एंड पॉलिटिकल मोटिव्स, जो भी जनरल क्वेश्चंस है, ये सब का जस्ट एक डिस्कशन करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखा जाता है। तो ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, सॉरी फिर से वही आ रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 को होता है। देन वी सी इन द 1884 इंडियन नेशनल यूनियन
and it was formed by A.O. Hume. He was an इंडियन सिविल सर्विस रिटायर्ड ऑफिसर. तो ये इंडियन नेशनल यूनियन का गठन करता है 1884 को. और फाइनली ये जो दो था, द कॉन्फ्रेंस में जो मेंबर्स आया था प्लस इंडियन नेशनल मूवमेंट यूनियन में जो था, इसको एक साथ मिला देता है इन द ईयर ऑफ 1885. द नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस द इंडियन नेशनल यूनियन. और इसका रिजल्ट निकलता है INC, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस. तो ये है इन द ईयर ऑफ 1885 एंड इसका फाउंडर इज A.O. Hume. इज द फाउंडर. तो ऐसे हम लोग को इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे मिल जाता है. तो यहाँ पे जब इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो रहा था, तो जो ब्रिटिशर्स था, ब्रिटिशर्स क्लेम दैट इट इज एन सेफ्टी वेल्व. तो ये सेफ्टी वेल्व थ्योरी क्या है? तो स्पेशली जो ब्रिटिशर्स जो इंग्लैंड में, यूके में रह रहा था, तो ये लोग ऐसे ऑब्जर्व किया है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसका फॉर्मेशन इसलिए किया गया है कि अगर कभी रिवोल्ट हो जाता है, लाइक इन रिवोल्ट ऑफ 1857, ऐसे रिवोल्ट हो जाने से डायरेक्ट क्या है कि जो रेबेलियन है, जो रिवोल्ट कर रहा है, वो डायरेक्ट आके इस्टेब्लिशमेंट में डायरेक्ट अटैक करता है. तो अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस रहेगा, तो उस लोग का जो ये है, वो लोग का जो एनर्जी है, उसको डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट में अटैक करने नहीं सकेगा. और वो लोग का जो एनर्जी है, वो मतलब एक एब्जॉर्ब कर लेगा, वो डायरेक्ट उसमें अटैक करने नहीं देगा और एब्जॉर्ब कर लेगा. और ये इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स लोग को बचाएगा एंड इट विल वर्क एज एन सेफ्टी वेल्व. तो ये थ्योरी था बाय सम ऑफ द ऑब्जर्वर्स, स्पेशली द ब्रिटिशर्स who were residing in Britain. तो ये था सेफ्टी वेल्व थ्योरी कि कुछ 1857 जैसा कुछ केस आ जाने से डायरेक्ट एक हमला ना हो जाओ, इसके लिए ये एक सेफ्टी वेल्व जैसा काम करेगा, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, ठीक है. इट वाज टर्म्ड एज द सेफ्टी वेल्व थ्योरी. सो द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो INC का फर्स्ट मीटिंग होता है, ऑन 28 December 1885. दिस माइट कम इन एग्ज़ाम, ठीक है. अभी तक आया नहीं है, ये डायरेक्ट डेट आया है. तो अगर मतलब ये ईयर जो आया है, ये इसका पर्टिकुलर डेट नहीं आया है, तो आप डेट को भी याद रख सकते हैं इसे, ठीक है. तो फर्स्ट मीटिंग होता है 28 अक्टूबर को 1885 एंड
कहाँ होता है? एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। अरे यार, कॉलेज ऑन दिस डेट, जो कि था इन बॉम्बे। लेकिन एक्चुअल में क्या था, बॉम्बे में यहाँ पे कर दिया, बट जो एक्चुअल उसका जहाँ पे होना था वो वेन्यू था पुणे को वो लोग फर्स्ट कंसीडर किया था। फर्स्ट वेन्यू जहाँ पे कंसीडर किया था कि यहाँ पे इसका मीटिंग करेगा, तो वो था पुणे। लेकिन पुणे में क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज देयर वाज अ कोलेरा आउटब्रेक एट द टाइम। पुणे में क्या हो रहा था? कोलेरा आउटब्रेक। तो डेट इज वाई बॉम्बे में करता है इसको फर्स्ट मीटिंग को। तो आज यहीं तक रखेगा। कल हम लोग जो इम्पोर्टेंट ये था प्रेसिडेंटशिप, ये सबको देखेगा, और सेशंस, इम्पोर्टेंट सेशंस एज वेल एज प्रेसिडेंटशिप क्या क्या था वो सबको देखेगा। देन अभी एक्सट्रीमिस्ट फेस एंड मॉडरेट फेस और कैसे कैसे आगे बढ़ेगा ये सबको देखेगा, ठीक है? ओके, that will be all for today or tonight. सालिंग समझ में आया है आज का क्या क्या लेक्चर? सालिंग